नमस्कार, मैं आकिल हुसैन और टीवी 9 के स्पेशल शो 8 PM में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम रोज़ बात करते हैं राजस्थान की सियासत में क्या कुछ खास हो और क्या उससे आने वाले वक्त में फ़र्क पड़ने वाला है। तो आज हम बात करेंगे टीकाराम से शुरू करेंगे। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी बात से शुरू करेंगे, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्योंकि जो बात कही है वो पूरी कांग्रेस को लेकर कही है, एक तरह से देखा जाए, और पूरी बीजेपी को घेरने वाली बात कही है। तो पहले एक बार वो सुनाते हैं कि टीकाराम जूली ने सदन में खड़े होकर बीजेपी को कैसे घेरने की कोशिश की, उपचुनाव की तैयारियां, उनके इस बयान से हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस अभी से पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है और उसी कदम से उसने अपने कई फैसले ले भी लिए। तो पहले टीकाराम जूली की बात सुनते, फिर इस चर्चा को पुष्कर सर के साथ आगे बढ़ाएंगे। ज्यादातर आदिवासी, गरीब लोग, दलित लोग इस पूरे इलाके के अंदर आते हैं। आप हमारे राष्ट्रपति जी के नाम से, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम से क्यों नहीं बनाना चाहते इसका नाम? मैं प्रस्ताव करता हूं कि उनके नाम से इस योजना का नाम किया जाए, क्योंकि ERCP जो योजना है वो वसुंधरा जी ने बनाई थी, उनका नाम तो रखना नहीं चाहोगे। सेकंड ऑप्शन में यह भी देता हूं कि आप राष्ट्रपति जी के नाम से नहीं रखना चाहें तो आप वसुंधरा जी के नाम से भी इस योजना का नाम रख लें। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज वैसे प्रदेश के अंदर ये चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी और वित्त मंत्री जी की आजकल थोड़ा सा जो है पटरी सही नहीं चल रही है, लेकिन आज आप मैचिंग में आए हैं। अभी बताऊंगा तो बोलने दोगा तभी तो। अरे आप तो संसदीय मंत्री बोल, झुक झुक कर सीधा खड़ा। तो सुना आपने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली क्या कह रहे हैं ERCP को लेकर, बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे। देखिए, एक मंझे हुए नेता की यही कलाकारी होती है कि बहुत सधे हुए शब्दों में सामने वाले अपने विरोधियों पर वो वार कर देते हैं। अब टीकाराम जूली ने ERCP को मुद्दा बनाकर वसुंधरा राजे के लिए जो कहा, उस पर अभी सर से बात करेंगे। उसके बाद उन्होंने कैसे मौजूदा वक्त में जो सरकार है, मुख्यमंत्री और डिप्टी CM का नाम लेकर उन्होंने क्या कहा, उस पर चर्चा करेंगे। और इन चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस ने हाल ही में दो बड़े फैसले भी लिए हैं रफ़ीक खान और रामकेश मीणा को लेकर। रफ़ीक खान को उन्होंने चीफ व्हिप बनाया, जबकि रामकेश मीणा को कांग्रेस ने नेता उप प्रतिपक्ष बना दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आने वाले उपचुनावों की तैयारी में कांग्रेस पूरी तरह जुटी है। साथ ही ये भी है पुष्कर सर कि अब वो बीजेपी को घेरने की भी पूरी तैयारी कर रही है। तो सर, सबसे पहले उनके इस टीकाराम जूली के बयान का असल मतलब क्या है, बीजेपी को घेरने से क्या फ़ायदा मिलेगा, और रामकेश मीणा और रफ़ीक खान को पद देने के पीछे कांग्रेस की क्या मंशा है, क्या तैयारियों में जुट रही है वो? देखिए, खेल होता है सारा परसेप्शन का जी, कि परसेप्शन क्या जाएगा। जब नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए तो उन्होंने वहाँ पे चोट करनी चाहिए जहाँ पे से दर्द या सत्ता पक्ष खड़े होकर जवाब न दे पाए। जी, अब इस पे जवाब देंगे फिर वो खबर बन जाएगी, नहीं वसुंधरा जी हमारी लीडर हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो सम्माननीय है। ये तो नहीं कहा ना सत्ता पक्ष से किसी खड़े होके, नहीं कहा, और कह देते तो ये खबर चल जाती, तो जो घर में सुर फुटबॉल है वो खुल के बाहर आ जाती। और देखिए कितनी सफाई से नेता प्रतिपक्ष ने ये बात कही कि आजकल वित्त मंत्री और कुछ खटपट है जी। अब 2013 में जो वित्त मंत्री हैं मौजूदा दिया कुमारी, उनको लेके कौन आया? वसुंधरा राजे। तो जो विपक्ष का असली काम दूसरे घर में लड़ाई लगाने का कहें तो वो काम कर गए। वो अब विधानसभा में कार्रवाई थी, कहेंगे सीधा भाई जूली जी ने ठोका कि उनके झगड़ा चल रहा है, और बोले अच्छा जिस बजट पे आप चर्चा कर रहे हो, जिस ERCP के लिए लाने कह रहे हो जिनसे, और फिर बता रहे हो कि वो उस सरकार में और लड़ाई भी है।
तो दरअसल मसला क्या है? मसला ये है कि वो ये दिखाना चाह रहे हैं, आगे आपको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है जो वीडियो देख रहे हैं, कि 5 सीटों पर चुनाव है जी। जैसे आपने बताया कि उन्होंने कांग्रेस यहाँ बीजेपी के अंदरूनी लड़ाई को दिखा रही है जी। संगठन में लड़ाई को कई वीडियो राजस्थान TV9 राजस्थान के पेज पे हैं, देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से 2-2, 3-3 बातें कही जा रही हैं, विरोध है, किस तरीके से सतीश पूनिया ने कहा, किस तरीके से वसुंधरा के लिए फिर वसुंधरा कहती है। उन सब बातों को रोज रिपीट करने से फायदा नहीं है जी। तो वो ये दिखा रहे हैं कि आपके घर में लड़ाई है। अभी तक संगठन की लड़ाई दिख रही थी, आज उन्होंने नेता प्रतिपक्ष ने उन लोगों में भी लड़ाई लगवा जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार में है, जो सरकार, जो आजकल बीजेपी में एक नया चल रहा है कि सरकार बड़ी कि संगठन बड़ा। जी। प्रधानमंत्री ने अभी जब मुख्यमंत्री परिषद, बीजेपी के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई तो उसमें बोला भी कि संगठन है, सरकार रहती है तो मालूम पड़ता रहता है सरकार आती कैसे है, इसलिए सरकार भी देखे संगठन भी देखे। उन्होंने एक समन्वयक बात की, तो जो इस तरीके की बात करके एक नया और एंगल जोड़ दिया का इन लोगों में खटपट है। जी, मैं आपके सर पुष्कर सर बात को यहीं रोककर एक सवाल पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए 4 जुलाई गई, 4 जुलाई को नतीजे सामने, 4 जून को नतीजे सामने आए, लेकिन 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, उससे पहले वाली बीजेपी और उसके बाद वाली बीजेपी, चाहे वो अब तक 50 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, केंद्र सरकार बने हुए हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, लेकिन सभी राज्यों में अगर बात करें और खासकर राजस्थान की बात करें, क्योंकि जो बीजेपी को नुकसान की सबसे पहली आवाज़ आई थी वो राजस्थान से आई थी, तो राजस्थान में भी बीजेपी के वो हालात आ गए जो पहले कांग्रेस के हुआ करते थे कि कांग्रेस के नेताओं में सचिन पायलट और गहलोत गुट में कभी कुछ ना कुछ आए दिन आता रहता था और बीजेपी वाले मजे लेते थे। लेकिन अब वही कंडीशन ऐसा लगता है कि बीजेपी के साथ नजर आ रही है कि अब बीजेपी के बीच में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से अंतरकले सामने आती है कि अच्छा, और कांग्रेस ही मजे ले रहे हैं। चक्कर क्या होता है, नेताओं का सबका घर का हाल मालूम था। 18 से 23 के बीच में गहलोत और पायलट में क्या संबंध थे, कैसे थे, ये सबको मालूम है। लेकिन उसको उभारती बीजेपी वही उभारती थी ना। तो भाई जब आप विपक्ष में हैं तो आप मुद्दा तो वही उछालेंगे जो सबसे जरूरी होगा। जी। तो इस वक्त जो बीजेपी है उसके लिए सरकार में 11 सीटें कमाई लोकसभा में 4 जून को, उसके बाद अब जिस तरीके से बजट भाषण में नहीं जाना वसुंधरा राजे का, वो अपने आप में सवाल खड़ा कर गया। टीकाराम जूली ये भी कह सकते थे कि वसुंधरा जी क्यों नहीं आई। आप देखिए, उनको मालूम है कि पार्टी धीरे धीरे वसुंधरा से बाहर निकल रही है उस सहरा से, तो उन्होंने वसुंधरा की तारीफ की कि अरे वो लाए थे, उन्हीं के नाम पर रख लीजिए अगर नहीं रख रहे हैं, और इधर बता दिया कि आप में लड़ाई चल रही है। तो ये टैक्टिकल पॉइंट, मतलब टैक्टिक्स जिसको कहते हैं, वो उठाकर कांग्रेस चर्चा में और उनका लड़ाई ऊपर ला रही है सतह पर। जी, तो ये तो रही जो टीकाराम जूली के बयान की बात है। अब हमारे कुछ सवाल है, तो मैं चाहूँगा कि ग्राफिक्स जरा सवाल लगाए एक बार। जी, सबसे पहला सवाल तो पुष्कर सर यही है कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने बीजेपी में अंतरकलह को जो हवा दी है वो क्यों दी है? वही जो आपने कहा परसेप्शन बनाने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, आप इसका जवाब ऐसे भी ले सकते हैं कि कांग्रेस ये जान रही है कि जो हमारा प्लस चल रहा है जी, वो 5 में 3 सीटें कल हम लोगों ने डिस्कस की, क्या 2-2 है, ये बना रहे। बीजेपी एक भी ना जीते तो ये कहेंगे देखिए अब जनता का प्यार लगातार भारतीय जनता पार्टी से हटके कांग्रेस को मिल रहा है। ठीक है, दूसरे सवाल पर आते हैं। हमारा दूसरा सवाल जो है वो कांग्रेस के फैसले को लेकर है। देखिए, उपचुनाव है, नज़र में तो ये बीजेपी के भी है, बीजेपी ने भी अभी अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, और मदन राठौड़ को क्यों बनाया गया ये हम कल चर्चा कर ही चुके हैं। वो भी कहीं ना कहीं क्योंकि लोकसभा में वो जाती है। जैसे ही कार्ड खेला बीजेपी ने कि मदन राठौड़ पिछड़े वर्ग से आने वाले, उनको
प्रदेश अध्यक्ष बनाया, क्योंकि क्लियर था कि दो ब्राह्मण चेहरे संगठन और सरकार के मुखिया नहीं हो सकते। जी, उन्होंने किसी ठाकुर किसी जाट को देने के बजाय सीधे दे दिया मदन राठौड़ को। अब कांग्रेस को क्या था, अशोक गहलोत पिछड़ा का चेहरा है ही, लेकिन अभी वो सक्रिय नहीं है। कांग्रेस ने इसको क्या किया, रफीक खान को पद दे दिया और डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन एक और मीणा बना दिया। तो एक तो दौसा में चुनाव है जी, दूसरा किरोड़ी लाल मीणा डाउन पे है जी। तो मीणा समाज को एक संदेश दिया जा रहा है। यही एक हमारा सवाल भी है, एमएम फैक्टर की जो हम बात कर रहे हैं, अभी हमारा सवाल चल भी रहा था। तीसरा सवाल है सर कि एमएम फैक्टर, मुस्लिम और मीणा, ये दोनों चीजों को लेकर कांग्रेस ने, जबकि कांग्रेस उन तीनों ही जगहों पर अभी भी मजबूत स्थिति में, बिल्कुल झुंझुनू और दौसा, देवली, उनियारा, तीनों ही जगह पर वहां कोई ऐसी समस्या नहीं आने जा रही कि बहुत फंसी हो। लेकिन वही सारी कहानी राजनीति में परसेप्शन की होती है जी, कि अभी भाई इनका सब सही चल रहा है। अब कोई नहीं कह रहा कि गहलोत तो पायलट लड़ रहे हैं। आप इन दोनों पोस्टिंग को देखिए, रामकेश मीणा हो या रफीक खान हो, दोनों गहलोत के सबसे खास सिपह सलार माने जाते थे जी। आज क्या है कि वो गुणगान किसका कर रहे हैं, सचिन पायलट का। तो जिसका चल रहा होता है उगते सिक्का, सूरज को सलाम, उगते सूरज को सलाम, और राजनीति में आपका सिक्का बोलता है जी। अभी गहलोत का बेटा जीत आया होता और गहलोत के पास समर्थक 8 समर्थक जीत गए होते तो आप गहलोत को माइनस नहीं कर सकते, लेकिन अब गहलोत की एज उनको माइनस करती है जी। और सचिन को अपर हैंड एक एज का, और 2004 से मंत्री, अध्यक्ष, विधायक सब रहे हैं, तो उसका फायदा मिल रहा है। भाई अब देखिए ना कि सचिन पायलट ने बगावत की थी, इसीलिए तो उनको चेहरा नहीं बनाया है ना जी चुनाव में। 28 में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। 28 तक अशोक गहलोत और नीचे पड़ाव पर आ चुके होंगे, और वैभव गहलोत उठ नहीं पाए। उस वैभव गहलोत 2 चुनाव हार गए जी। जालौर सिरोही से इस बार हारे, पिछली बार जोधपुर से, गजेंद्र सिंह शेखावत से हारे जी, जोधपुर से, और दोनों आपके गृह जनपद की सीटें जी, जहां आप सरदारपुरा से आपका शासन चला। और अशोक गहलोत बहुत सीजन लीडर हैं, वो क्यों ये वहां पर क्या खेल हो जा रहा है। बीजेपी को अपने विधानसभा क्षेत्र में भी नहीं रोक पाए, वहां भी बीजेपी को ज्यादा वही वोट पड़ा है। तभी तो वो ये इन फाइटिंग दिखा नहीं पाए जी कि सचिन पायलट का गुट हमको हरवा दिया। अरे भाई आप वहां से इतने सालों से विधायक हैं, आप क्या कर रहे हैं 98 से। तो ये समय का चक्र, और दूसरा आपका भाव क्या चल रहा है। सियासत में भाव चलेगा तो आप दौड़ेंगे, आपका सिक्का दौड़ेगा। आपका भाव गिरा नहीं, लोग पूछना बंद कर देंगे जी। और देखिए इतनी उठापटक के बावजूद वसुंधरा का सिक्का चल रहा है। क्यों? 5 बार की सांसद, 2 बार की मुख्यमंत्री, 1 बार नेता प्रतिपक्ष उनके मन का रहा, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आपको पार्टी चाहते हुए भी किनारे लगाकर किनारे नहीं लगा पा रही, इसीलिए चर्चा इन्हीं सब इर्द गिर्द घूम रही है। इन सबसे अलग एक और चर्चा के बारे में बात कर लेते हैं, वो टीकाराम जूली के बयान से ही जुड़ी है। उन्होंने अपना जो बयान शुरू किया पुष्कर सर, वो आदिवासी नाम लेकर शुरू किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम से भी शुरू किया। आदिवासी क्योंकि यहाँ पर इस वक्त इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि बीजेपी की भी एक सीट है 84। अब 84 में आदिवासी बहुल है, वहाँ आदिवासी निर्णायक भूमिका में, तो अच्छा, उनको ERCP भी वो सब उठा सकते थे। ERCP जो कैनाल प्रोजेक्ट है, अब जवाब नहीं दे पाए वहीं पे काउंटर करना चाहिए था कि MOU साइन हो गया है, मध्य प्रदेश से और बड़ा होने जा रहा है। इस समय बीजेपी में जो इन फाइटिंग है, तो बोले कौन खड़ा होके, ये चीजें कम हो रही हैं। बिल्कुल, ये चीजें कम होती हैं तो फिर आप फंसते हैं, और जब आप फंसते हैं तो, और देखिए किरोड़ीलाल मीणा वाली सीट दौसा में, मुरारीलाल मीणा की सीट, किरोड़ीलाल मीणा का जनपद वहां पर है, इसीलिए रामकेश मीणा को खड़ा कर दिया गया। और आप सचिन पायलट को भी देखिए ना, कितना
शांति से वो उन्होंने इन दोनों और उन दोनों ने इनकी सिफारिश का बल्ले बल्ले कर दी कि पायलट जी आगे बढ़ाए। लेकिन इस शांति के साथ ही किरोड़ीलाल मीणा भी पुष्कर सर अब दिल्ली में आ गए हैं। इतने दिन से हम चर्चा चल रही है, लगातार कुछ न कुछ किरोड़ीलाल मीणा जी को लेकर आते रहते मैंने हैं। आपको तारीख दे रखी है 15 अगस्त से पहले और बहुत तो उपचुनाव की तारीखों से पहले जी उनका हिसाब किताब हो जाएगा। वो मंत्री हैं कि नहीं है, मंत्री हैं तो अब कौन से विभाग के हैं और क्या हैं। अब देखिए वो एक कहावत होती है, ले दही कि दे दही। अब जब आप दही मांगने जाएंगे, पहले आप छोटे रहे होंगे, अपने घर में पूछेगा तो पहले साइकिल पे रख के गांव और छोटे शहरों में आता था, दही ले लो दही ले लो। उससे आपको 10 रुपए की दही तो वो ऐसे निकालता था और पूरा आपके बर्तन में दे जी जी जी। तो ले दही और दे दही। अब आप बड़े बड़े शॉप्स पे जाते हो कि एक पैकेट तो का 50 रुपए का है, ये प्रोबायोटिक है। तो ले दही और दे दही वाला किस्सा है किरोड़ीलाल मीणा के साथ। जब तक उनका भाव चल रहा था, ये समझौता उनको तब करना चाहिए था ना, ये अब करने से नहीं चलेगा। जी इसीलिए मैं कहता हूं कि जब आपका सियासत में समय होना चाहिए। अच्छा, सुनता भी जनता भी अब इस समय किरोड़ीलाल मीणा कुछ भी जाए, या तो वो मुरारीलाल मीणा वाली सीट पर भाजपा जिता दें जी, तो फिर बड़ा खेल कर देंगे। तो ये पहली जीत आएगी तो भजनलाल शर्मा इस जीत का क्रेडिट क्यों नहीं लेंगे। लेकिन पुष्कर सर, इन सब के अलावा बीजेपी आदिवासियों की, क्योंकि मैंने बात की थी, एक तरफ और घिरी हुई है। देखिए खिलाड़ीलाल बैरवा, हाँ। कल उन्होंने इस्तीफा दिया और जिस तरह उन्होंने अपने पत्र में जो बातें लिखी है अशोक गहलोत को घेरते हुए, सचिन पायलट की तारीफ करते हुए, तो हमने मैंने कहा उनको नहीं, कांग्रेस में आना है जी। और जो आप बीएपी उस पर मैं उससे एक कदम आगे की बात कर मैं रहा हूं। आपको बता रहा हूं अकेले जी कि मदन दिलावर ने 84 सीट और मजबूत कर दी और आदिवासियों को ये मैसेज जा रहा है कि बीजेपी आदिवासियों का डीएनए चेक कराने में जुटी है। जी, यही खेल है सारा। जो बोल दिया आपने वो आप कितना भी रिपीट कीजिए ना। राजीव गांधी ने 84 में ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था भ्रष्टाचार इतना है कि 100 भेजो तो 15 पहुंचता है। जी, एक अच्छे क्वेश्चन में आप बता रहे हो, उसको आज तक विपक्ष यही बताता है कि आप 100 भेजते थे 15 खा जाते, 15 बचते बीच में आप खा जाते। वो उन्होंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस ही खा जा रहे, जी, वो उस व्यवस्था को कह रहे थे जिसको ठीक किया मनमोहन सिंह ने ना। लेकिन जाता क्या है कि ऐसा वो कहते थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि राजनीति में तस्वीर और आपके शब्द। जी, एक और किस्सा आपको बता देता हूं इसी में। तब शर्मिष्ठा मुखर्जी कांग्रेस में रहा करती थी, प्रणब मुखर्जी थी। प्रणब मुखर्जी को संघ ने अपने कार्यालय पे सम्मान देने के लिए बुलाया जी, था। जी, तो शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपने फादर को एक बात बोली थी। बोले ये कोई नहीं बोलेगा कि, तब ये नहीं था कि आप क्या बोल के आएंगे क्या नहीं बोल के आएंगे, उन्होंने जो भी समझाया हो। ये आपको एक कहानी मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि डैड आप ये मत सोचिए कि आप बोलेंगे क्या, लोग ये याद रखेंगे कि कांग्रेसी आरएसएस के कार्यालय में गया। जी, तो सारी चीज वही, मैं आपको परसेप्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत है सही है क्या है, परसेप्शन बन जाता है, वो हमेशा रहेगा। आज आप किसी से पूछे कौन, बोले कांग्रेस के प्रणब मुखर्जी आपने राष्ट्रपति बनाया था, गए थे कि नहीं गए थे। जी, यही है। क्योंकि आप परसेप्शन की बात कर रहे हैं तो आखिरी सवाल आपसे महेंद्रजीत मालवीय को लेकर ले लेते हैं। देखिए परसेप्शन अब एक ये बन चुका है कि वापसी, मतलब ये बनाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये कि बीजेपी में टूट है, अंतरकले हैं और नहीं बन पा रही है, सरकार में भी अंतरकले नजर आ रही है, ये दिखा रहे। इसके साथ साथ अब क्योंकि खिलाड़ीलाल बैरवा आ गए तो ये कांग्रेस को मौका मिल गया। तो अब चर्चा में ये भी चल रहा है कि क्या खिलाड़ीलाल बैरवा के बाद महेंद्रजीत मालवीय का भी नंबर है। महेंद्रजीत मालवीय चुनाव नहीं जीते जी, ठीक, फिर महेंद्रजीत मालवीय जो अपना विधायकी सीट पे उनके चुनाव हुआ वो कांग्रेस ने जीत ली। तो फिर अब वो क्या करें। लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा अगर महेंद्रजीत मालवीय को ये इधर ले आते हैं? देखिए
परसेप्शन मजबूत होगा। टू पार्टी सिस्टम है, एक बार वो रहती है, एक बार ये रहती है। अभी कहना बहुत कुछ जल्दी, अभी 4.5 साल हैं, तब तक बहुत पानी बहना है अभी, तो इसको अभी तक देखिए कि क्या चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्कर सर आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, जैसे कि रोज़ जुड़ते हैं और सियासत को लेकर बड़ी अंदर की बातें पुष्कर सर हमें बताते हैं। तो खैर फिलहाल 8 PM शो में इतना ही, बाकी आगे की सियासत को लेकर क्या रहेगी बात वो कल हम करेंगे अम्बेश जी के साथ इसी शो में, पुष्कर सर के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और राजस्थान की खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।